हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडीयू टैब। तो आज हम अपने नए इनिशिएटिव का, जिसमें हम विद इन 25 लेक्चर्स आपको एक पूरा कंपोनेंट कवर करवाएंगे, उसका सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पीपीबी में जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी। तो इस लेक्चर में हम कंपोनेंट के साथ साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So let's start with the first thing in the chapter, that is money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? तो मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा, ब्लैक जो मनी है उसे वाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लैक मनी होने का क्या मतलब है? ब्लैक मनी होने का मतलब है जो इलेजिटिमेट सोर्सेज से हमने गलत तरीके से वो पैसा इकट्ठा किया है, जो जिसको बारे में हमें सरकार को नहीं बताया है और जिस पे हमने कोई भी टैक्स भी पे नहीं किया है। तो ब्लैक मनी, आप ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा जनरेट होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पैसा जनरेट होता है, और आप स्मगलिंग से कोई पैसा जनरेट करते हैं। अब ब्लैक मनी जो है वो आप खुले से खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपका सोर्स पूछेगी, आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा। तो आप ब्लैक मनी को एक तरीके से वाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसे बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो यूएसए के अंदर लॉन्ड्रोमैट्स होते हैं, जहाँ पे सिक्का डालो और आपके कपड़े मशीन में धुलते हैं, वो ऐसी शॉप से एक बहुत मेजर सोर्स होती थी मनी लॉन्ड्रिंग का, इसलिए यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। और इसके लिए हमारे पास, इसे प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है इंडिया में। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट बहुत सारे हम एक्ट्स और बहुत सारे हम ऑर्गेनाइजेशंस भी बना चुके हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है? तो इसमें 3 स्टेप्स हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं? जो आपका ब्लैक मनी है ना, उसको सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेके आते हैं। कैसे? अब आपके पास करोड़ों रुपए है, आप छोटी छोटी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस पैसे को सिस्टम में डालने के लिए, क्योंकि अगर आप एक साथ 1 करोड़ डालोगे, 10 करोड़ डालोगे, तो टैक्स अथॉरिटीज को पता लग जाएगा। लेकिन 5,000 10,000 कर करके बहुत सारे अकाउंट्स में बहुत सारे तरीकों से आप पैसा सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हो, प्लेसमेंट करते हो। उसके बाद आप लेयरिंग करते हो, उस पैसे को बहुत घुमाते हो, एक के ऊपर एक ट्रांजेक्शन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पैसा। ये आप इतनी लेयरिंग क्यों करते हो, इतनी लेयर्स क्यों बनाते हो ट्रांजेक्शन की? ताकि अगर एक ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगे, वो पहले ये ट्रांजेक्शन पकड़ेगा, ये कहाँ से आई पैसा, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से। ऐसे इतनी सारी आप ट्रांजेक्शन कर लेते हो कि जो उसका गलत सोर्स था वो छुप जाता है। तो सेकंड स्टेप में आप लेयरिंग करते हो, फिर आप करते हो इंटीग्रेशन। अब आप ये थोड़ा थोड़ा जो पैसा है, मान लो बहुत सारे अकाउंट्स में था, अब आप ये पैसा कहाँ पे लेके आए? आपने एक फेक कंपनी बनाई सिंगापुर में, ठीक है, सारा पैसा यहाँ पे लेके आए, और आपने अब अपने डॉक्यूमेंट्स में ये शो कर दिया कि ये सिंगापुर वाली कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, जबकि असल में कोई कंपनी नहीं, नकली कंपनी बना दी आपने वहां पे, और आपने उसके थ्रू इंडिया में आप पैसा लेके आगे, आपने कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं आपने दिखा दिया कि इस कंपनी ने ज़मीन खरीदी है, ये है वो है, आप ही उस कंपनी के डायरेक्टर हो। तो इस तरीके से इन 3 स्टेप्स के अंदर अब ब्लैक मनी थी जो पहले ड्रग ट्रैफिकिंग से आई थी, मान लो, अब वो क्या शो हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में सरकारी, कि सिंगापुर की एक कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो पैसा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाती है। इसी तरीके से एक गलत सोर्स है पैसे का, टेरर फाइनेंसिंग। टेररिस्ट जो हैं उन्हें अपनी सारी एक्टिविटीज करने के लिए पैसा चाहिए, तो अब वो पैसा कहाँ से लेके आते हैं? सबसे पहले वो पैसा रेज करते हैं। वो या तो स्मगलिंग करेंगे, किडनैपिंग से पैसा जमा करेंगे, इलीगल चीजें बेच के पैसे जमा करेंगे, या फिर जो उनके क्राइम को सपोर्ट करते हैं वो उन्हें पैसा देंगे। ठीक है, हो सकता है कि अलकायदा को कोई फंड कर रहा हो, कोई कंट्री फंड कर रही हो, ऐसे इन्हें बहुत, इनके सिंपथाइजर्स भी होते हैं, इनको पैसा देते हैं। तो सबसे पहले टेरर फाइनेंसिंग में पैसा रेज होता है, टेररिस्ट पैसा रेज करते हैं। फिर आप अलग अलग सोर्सेज में देखना, कहीं पे लिखा हुआ है पहले स्टोरिंग होती है फिर मूविंग होती है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इस पैसे को रेज किया जाता है और इस पैसे को स्टोर करते हैं, या तो बैंक अकाउंट्स में, प्रीपेड कार्ड्स में, क्रिप्टो करेंसी में, अलग अलग जगह पे उस पैसे को स्टोर किया जाता है। जहां पे उस पैसे की जरूरत है उसे, वहां उस पैसे को मूव कर दो। ठीक है, और मूव कैसे करोगे? इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, और ये क्रिप्टो करेंसी आप सेल करके या आगे ट्रांसफर करके किसी को। तो पहले पैसा रेज किया,
मूव करते हो, स्टोर करते हो और अल्टीमेटली जहां ज़रूरत है वहां पे इस पैसे को यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट के लिए, आर्म्स खरीदने के लिए, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स। आजकल ऑनलाइन नहीं चलता, एक ही कमेंट दसियों बार होती है, वो सब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो टेरर फाइनेंसिंग के स्टेप्स क्या है? रेजिंग, स्टोरिंग, मूविंग एंड यूजिंग। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इनमें से कौन सा एक स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन या फिर रेजिंग। तो अभी हमने देखा प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन, ये है मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स। ये रेजिंग जो स्टेप है ये टेरर फाइनेंसिंग का स्टेप है, विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, रेजिंग, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। अगला है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दुनिया में जो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है और इतनी टेरर फाइनेंसिंग है, आपस में मिले जुले चीजें हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग आपस में घुले मिले हुए हैं। तो इन पे ध्यान रखने के लिए वॉच डॉग बनाया गया है FATF। FATF पहले G8 था, रशिया को निकलने के बाद अब G7 हो गया है। तो G7 ने प्रपोज किया था कि FATF बनना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ग्लोबल लेवल पे होती है, तो उसे मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बहुत सारी रिकमेंडेशंस देती है कि किस कंट्री को क्या स्टेप्स लेने चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। हर 4-4 महीने में इनकी रिपोर्ट्स आती हैं। जो कंट्री इनकी रिकमेंडेशन को नहीं मानती हैं उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, और लगातार वार्निंग्स देने के बाद भी अगर कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रही है, टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रही है, FATF की रिकमेंडेशंस को नहीं मान रही है, तो उन्हें फिर ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया, ईरान तो ये रहते ही हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर, और पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में आता जाता रहता है। ठीक है, म्यांमार भी आता जाता रहता है। तो ये FATF है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, जिसे किसने रेकमेंड किया था? उस टाइम पे G8 था, अब G7 कंट्रीज ने इसे रेकमेंड किया था कि इसे बनना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो ब्लैक का पैसा वाइट होता है, इसे कैसे रोका जाए, क्या हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं? तो सबसे पहले हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है, और नहीं कुछ है इंडिया में, तो लॉ तो आपको हर चीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA बोलते हैं इसको। फिर हमने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई है। ठीक है, तो ये रूल्स बताता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये हमें कोई भी रिपोर्टिंग होती है एज अ बैंकर, आपके बैंक्स जो हैं वो रिपोर्ट्स भेजते हैं, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, कोई भी खराब चीज लगती है, तो उसकी सारी रिपोर्टिंग किसके पास जाती है, सारी इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास। ठीक है, फिर कहीं छापा मारना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो काम कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उसके पास पावर है छापा मारने की, इन्वेस्टिगेट करने की, ED के पास। उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं इन्हें फास्ट ट्रैक किया जा सके। तो फास्ट ट्रैकिंग के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, सेबी ने अपनी रेगुलेशन बनाई है, RBI ने अपनी रेगुलेशन बनाई है। तो ये हमारे पास फ्रेमवर्क है इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें, ये इंडियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस है वो ये इकट्ठी करता है। ठीक है, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी जो भी कैश की या कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट है इनके पास आए, ये एनालाइज करें, और जिन जिन को ये रिपोर्ट्स आगे फॉरवर्ड करनी ज़रूरी हैं उनको ये रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पे अभी लिखा हुआ है। तो जो भी PMLA के अंडर ऑफेंस होते हैं, कोई भी कुछ गलत करता है तो सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल आप समझते हैं, बेल नहीं मिलती है इसके अंदर। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, काफी ये गहन क्राइम है, तो यहाँ पे बिना वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है ऑफेंडर को। ठीक है, और जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं PMLA एक्ट में ना, जितने भी ये बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको रिपोर्ट करना जरूरी है PMLA की अथॉरिटीज को, FIU को, उन्हें रिपोर्टिंग एंटिटीज बोला जाता है, वो रिपोर्ट करते हैं। तो उन्हें अपनी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, इंडिया को, वो भेजनी जरूरी है।
ठीक है। और अगर कोई क्राइम करता है पीएमएलए एक्ट के अंदर तो कम से कम उसे 3 साल की सजा होती है, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा होती है। और फाइन कितना लगता है? फाइन कोर्ट डिसाइड करता है ऑफेंस के हिसाब से, कोई नंबर नहीं मेंशन्ड है, ऑफेंस के हिसाब से आपका फाइन डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आप क्राइम कर रहे हो उसमें आपका एनडीपीए एक्ट भी लगता है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, कि जहाँ पे ये नशे और ड्रग्स वगैरह वाला एक्ट भी अगर लग जाता है साथ में तो फिर सज़ा मैक्सिमम 7 साल नहीं रह जाती, फिर आपको 10 साल तक की भी सज़ा हो जाती है। तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, लेकिन अगर एनडीपीए एक्ट भी साथ में लग जाए तो मैक्सिमम सज़ा 10 साल, लेकिन फाइन अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। Which of the following statement regarding punishment under PMLA is incorrect? Punishment के regarding कौन सी statement incorrect है? अभी अभी हमने पढ़ा है The minimum punishment for money laundering offense is not less than 3 years but up to 7 years. ये बिल्कुल सही है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल। और कहते हैं फाइन कितना लगता है? मैक्सिमम 10 लाख का या 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द क्राइम। मैंने तो आपको यही बोला कि जैसा क्राइम है उतना फाइन लगेगा, कहीं पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला कहते हैं जहां पे एनडीपीए एक्ट लगे वहां सजा 10 साल तक हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी। ओके, थोड़ा फास्ट ही रहेगा ये सेशन बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इस सेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप रिपीट पे भी इन्हें सुन सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। Dash is a central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information related to suspect financial transactions of enforcement agencies and foreign FIUs। कहते हैं हमारे पास कौन सी नेशनल एजेंसी है जो सारा ये डेटा इकट्ठा करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और फॉरेन के FIUs को देती है? हमारी खुद की FIU, हर कंट्री की FIU होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इंडिया में जो नेशनल एजेंसी है मेन, जो सारा ये डेटा फाइनेंशियल इकट्ठा करती है, डिसेमिनेट करती है, बांटती है, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। तो कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बैंक्स में कैसे काम करती है। अब आपको बैंक्स में आप लोग काम करते हैं, आपको पता है KYC करना ज़रूरी है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, कस्टमर और ट्रांजैक्शन की स्क्रीनिंग होती है, सस्पिशियस एक्टिविटी अगर लगती है बैंकर्स को कोई भी, उसकी रिपोर्टिंग होती। तो ये सब कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही हो रहा है कि आपको कस्टमर को जानना है ढंग से, सारे आपको उसके आईडी प्रूफ वगैरह अपने पास रखने हैं। तो इस तरीके से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो बैंक्स में काम करता है। अगर केवाईसी पॉलिसी की बात करें तो 2002 से पहले क्या था? आरबीआई की 2002 की गाइडलाइन आने से पहले आपको कोई इंट्रोड्यूस करवाता था बैंक में। अगर आप एसबीआई में काम करते हैं एज अ बैंकर, आपको पता है कि या तो आप जानते हो उस पर्सन को जो अकाउंट खुलवाने आया है, या आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर इंट्रोड्यूस करवाता था कि मैं इसे जानता हूँ, इसका अकाउंट खोल दो, मैं गारंटी लेता हूँ, बढ़िया बंदा है ये। लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस 2002 के बाद ऐसा हो गया कि केवाईसी करी जाएगी, किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब बेचारे गरीब लोग हैं, कौन इंट्रोड्यूस करेगा उन्हें? ठीक है, तो अब केवाईसी होती है, ये इंट्रोडक्शन वाला काम अब बिल्कुल बंद हो चुका है। तो केवाईसी जो पॉलिसी है आपकी, उसे अप्रूव कौन करता है? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और आपकी ये जो पॉलिसी है केवाईसी की, हर बैंक की पॉलिसी होती है, इसे साल में एक बार रिव्यू करना जरूरी है। अगर आरबीआई की कोई नई गाइडलाइंस आ गई केवाईसी रिगार्डिंग तो पहले भी रिव्यू करना पड़ सकता है, लेकिन मिनिमम एक साल में रिव्यू करना जरूरी है। और केवाईसी हमारी अपडेटेड रहे, सही से रहे, इसका मेन जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है केवाईसी को देखने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफिसर की इसमें जिम्मेदारी रहती है। अगर हम बैंक में सेटअप की बात करें कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके क्या सेटअप है, सबसे पहले तो एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा बैंक के अंदर। ये आपके कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हो सकते हैं। इसने सुपरवाइज करना होता है कि क्या सारा सेटअप है, सारा सिस्टम है, क्या पॉलिसी अपडेटेड है, क्या हमारे पास केवाईसी के अंडर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारे स्टाफ को पता है, क्या जो चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या हम कर रहे हैं। तो ये ऊपर ऊपर से देखता है, लेकिन मेन जो काम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, वो प्रिंसिपल ऑफिसर है। इसे ग्राउंड लेवल पे देखना है कि क्या मॉनिटर हम ढंग से कर रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट ढंग से कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जो रिपोर्ट्स जानी चाहिए क्या वो समय पे जा रही हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के साथ बातचीत बनाए रखना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजना। ठीक है, सारा सिस्टम को मॉनिटर करने का मेन काम जो होता है, जिम्मेदारी प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है बैंक में। फिर
इनकी हेल्प करने के लिए एक AML टीम भी बनाई जा सकती है बैंक में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम। ये भी इन्हें सपोर्ट ही करते हैं कि क्या अपडेटेड है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क असेसमेंट चल रही है, क्या हम ट्रांजैक्शंस को ढंग से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्या हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं, और कस्टमर की जो रिस्क कैटेगराइजेशन है वो सब करना। तो ये बैंक में सेटअप अगर आपको पूछा जाए पेपर में कि इनमें से क्या बैंक में AML का सेटअप का पार्ट है, तो ये तीनों है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, PO, AML टीम। ठीक है। अब ऑब्लिगेशन क्या है PMLA के अंडर, बैंक के क्या ऑब्लिगेशन है? सबसे पहले तो उन्हें कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है ढंग से। आप तभी तो आधार कार्ड कोई रखते हैं ना अकाउंट खोलते टाइम, या कोई और जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाते हैं। फिर सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक के अंदर, ट्रांजैक्शन के 5 साल बाद तक उसे मेंटेन किया जाता है, उसके रिकॉर्ड को। अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है ट्रांजैक्शन करना, मान लो मैंने अपने अकाउंट से 5,000 ट्रांसफर करने की कोशिश की, फिर वो हुई नहीं ट्रांजैक्शन, लेकिन इसका भी 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अगर कोई अपना बैंक अकाउंट बैंक में खोलता है, उस अकाउंट के क्लोज करने के बाद 5 साल तक उस डेटा को मेंटेन किया जाता है। तो ये क्यों करते हैं बैंक वाले, इतनी सिरदर्दी क्यों ले रहे हैं? अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उन्हें कंपलसरी है। ठीक है, उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। जो भी डेटा वो FIU को भेजते हैं, जो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जिनका अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा है, जहां कुछ गड़बड़ लग रही है, वो सारा ध्यान रखना है बैंक को, और FIU इंडिया को रिपोर्ट करना ही करना है। ठीक है। और हम बैंक में जो अपने कस्टमर्स हैं उन्हें कैसे कैटेगराइज करते हैं? 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। ठीक है, जो भी आपकी पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं वो होते हैं आपके हाई रिस्क के अंदर, मीडियम रिस्क होते हैं, उसके बाद आते हैं लो रिस्क। लो रिस्क कौन से होते हैं? जिनकी जो भी इनकम का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, पता है कि ये इस इनकम इनकी यहीं से आती है, एक सैलरी है और कहीं से पैसा नहीं आ रहा। अब जो आपके पेट्रोल पंप वाले हो गए, जूलर हो गए, ये मीडियम रिस्क में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करता है, कोई एक प्रॉपर लिस्ट नहीं बोल सकते कि यही हाई रिस्क की है, ये मीडियम ही है, ये लो ही है। लेकिन जिनका क्लियर कट पता है कि पैसे का सोर्स क्या है, वो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन में लो रिस्क में ही रखे जाते हैं। आप जैसे बैंक में काम करते हैं, आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप बैंक में काम करते हैं, आप टैक्स वगैरह देते हैं, तो आप लो रिस्क कस्टमर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इवन जो स्टाफ की भी हायरिंग एंड ट्रेनिंग होती है, उन्हें पूरा समझाया जाता है कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे काम करना है। ठीक है, अब जो हाई रिस्क कस्टमर हैं उनका KYC हर 2 साल में अपडेट होता है सारा डेटा। मीडियम रिस्क वालों का 8 साल में, लो रिस्क वालों का 10 साल बाद। ठीक है, जो भी इनका KYC अपडेशन है, हाई रिस्क का जल्दी जल्दी करना पड़ता है 2 साल, मीडियम का 8 साल, लो का 10 साल बाद होता है कि इनको रोज रोज क्यों तंग करना है। ठीक है, अब बैंक्स की कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं अंडर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। क्या ऑब्लिगेशन है? देखो, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ लिस्ट निकालता है। उन्होंने एक ISIL दाइश अलकायदा सैंक्शन लिस्ट निकाली है, 1988 सैंक्शन लिस्ट निकाली है। इन लिस्ट के अंदर जिनके नाम दिए गए हैं उनके अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस ये जो लिस्ट में से किसी जिनके नाम है उनका अलर्ट आ जाता है बैंक को कि वो हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैच मिलता है, तो उसी टाइम ये बैंक है FIU इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सारा डेटा देते हैं अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और जैसा जैसा ये मिनिस्ट्री ने बताया है प्रोसीजर, उस हिसाब से उन लोगों की एसेट्स फ्रीज कर दी जाती है कि ये तो लिस्ट वाले लोग निकले हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट भी फॉलो करने पड़ते हैं। फिर बैंक्स कई बार कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग भी करते हैं। मान लो अमेरिका में है सिटी बैंक, इंडिया में है SBI बैंक। सिटी बैंक में कुछ लोगों के, ऐसे लोगों के अकाउंट हैं जो काफी समय से इंडिया में रह रहे हैं NRI बन के। अब उनके पास तो सिटी बैंक का अकाउंट है और वो इंडिया में सिटी बैंक की मान लो कोई ब्रांच नहीं है, तो अब वो कस्टमर क्या करेंगे? तो सिटी बैंक जो है वो SBI बैंक के साथ टाई अप कर लेगा कि हमारे जो कस्टमर हैं सिटी बैंक USA के, वो आपके पास आएंगे, आप हमारा एक अलग अकाउंट मेंटेन करके रखो। तो सिटी बैंक का SBI एक अकाउंट मेंटेन करके रखेगा अलग से। तो जो भी सिटी बैंक के कस्टमर्स इंडिया में हैं वो SBI के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे।
तो ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की भी जो सर्विसेज हैं ये भी प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन सबका केवाईसी होना ज़रूरी है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी ना ऐसी बात आ जाती है कि इवन आप देखेंगे कि फॉरेन बैंक्स हैं, उनकी भी ब्रांचेस हैं इंडिया में। अब फॉरेन बैंक को यूएसए वाला भी रूल फॉलो करना है, मान लो यूएसए का बैंक है, इंडिया के भी रूल फॉलो करने हैं केवाईसी के, तो दोनों के रूल्स अगर डिफरेंट हैं तो किसके रूल्स फॉलो किए जाएंगे? जिनके ज़्यादा सख्त रूल्स हैं, जिनके ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग आप समझ गए कि इनके जो कस्टमर इंडिया में हैं, वो सिटी बैंक का कोई यहाँ पे ब्रांच नहीं है इंडिया में, तो वो कैसे करेंगे? तो सिटी बैंक एसबीआई के साथ टाई अप कर लेगा कि हमारे कस्टमर्स के साथ तुम डील कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से एसबीआई के पास एक अलग खाता रहेगा सिटी बैंक का, और जो भी उनके कस्टमर्स सिटी बैंक के इंडिया में ट्रांजेक्शन करेंगे एसबीआई के थ्रू करेंगे, ठीक है। रेमिटेंस फैसिलिटीज, अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो सब फैसिलिटी एसबीआई प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें एक एसबीआई का एक नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, सिटी बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। अब इवन जो हमारा यूएसए है, अब यूएसए नहीं चाहता कि लोग दूसरी कंट्रीज में जा जाके अकाउंट खोलें और अपना ब्लैक मनी वहां पे रखें। तो यूएसए ने ना, यूएसए की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस आईआरएस है जो वहां की, उनका एक एक्ट है, यूएसए का फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फाटका एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इसके तहत इन्होंने इंडिया के साथ भी ये डील कर रखी है, मल्टीपल कंट्रीज के साथ, कि हमारे जो भी सिटीजन हैं आपके यहाँ पे, उनका जो भी फाइनेंशियल डेटा है आपने हमारी आईआरएस के साथ शेयर करना है। तो इंडिया करता है डेटा शेयर यूएस के सिटीजन्स का, ठीक है। सेम ऐसे G20 और ये ओईसीडी जो कंट्रीज हैं, इनके भी कुछ कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके साथ भी इंडिया की डीलिंग्स चलती हैं। तो इंडिया इवन अंडर दी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कोई भी कंट्री इंडिया से डेटा फिर डिमांड कर सकती है अपने सिटीजन्स का, कि आप हमें डेटा दे दो। ऐसा ना हो ना कि दूसरी कंट्रीज में जाके छुपाते रहे पैसा, तो इसलिए सब आपस में डीलिंग करते हैं। लेकिन यूएसए ने स्पेसिफिक एक्ट बना रखा है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। अब बैंक्स की कुछ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं, बैंक्स को कुछ रिपोर्ट करने की ऑब्लिगेशंस हैं। सबसे पहले है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सीटीआर। बैंक ना हर ये मंथली रिपोर्ट्स भेजता है एफआईयू इंडिया को, ठीक है। जो अगस्त की रिपोर्ट होगी वो सितंबर की 15 तारीख तक पहुंचनी चाहिए एफआईयू के पास, ठीक है। नहीं पहुंचती तो पेनल्टी भी लग सकती है। तो आने वाले महीने की 15 तारीख तक, 15वें दिन तक रिपोर्ट पहुंचनी जरूरी होती है। मंथली रिपोर्ट्स 4 भेजी जाती हैं बैंक्स के द्वारा एफआईयू को, डायरेक्टर एफआईयू को। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जहां पे भी कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख या उससे ज्यादा की हुई है, या फिर इस तरीके से ट्रांजैक्शंस की गई हैं कि 10 लाख को तोड़ तोड़ के ट्रांजैक्शंस किए जानबूझ के छुपाने के लिए, कि मिलके तो 10 लाख ही बन रहा है कैश ट्रांजैक्शंस, एक साथ 10 लाख करो, टुकड़ों में 10 लाख करो, वो सारी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट अंडर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सीटीआर एफआईयू को भेजी जाती है। फिर जो भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर हुए हैं 5 लाख या उससे ज्यादा के, चाहे इंडिया में पैसा आया है वायर ट्रांसफर से, चाहे इंडिया से गया है, 5 लाख या उससे ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी सीबीडब्ल्यूटीआर रिपोर्ट भेजी जाती है। फिर एनपीओस की रिपोर्ट जाती है, एनटीआर रिपोर्ट। इसमें एनपीओस को अगर की ट्रांजैक्शन होती है, उन्हें पैसा मिलता है, रिसीट होता है 10 लाख या उससे ज्यादा का, उसकी रिपोर्ट भी भेजी जाती है, ठीक है। रिपोर्ट भेजनी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई ना यहाँ पे 10 लाख की बैंक की, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिपोर्ट नहीं भेजोगे, आप रिपोर्ट में लिख के भेजोगे नील ट्रांजैक्शन भी कोई नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट जरूर भेजनी है, ठीक है। काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट आप भेजते हो, जितने भी नकली नोट आपको मिलते हैं, बैंक में बहुत नकली नोट आते हैं, तो उन सारों की जितनी भी अमाउंट के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, सारों की रिपोर्ट भेजी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक रिपोर्ट भेजी जाती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, सस्पिशन होता है बैंक वालों को, तो विद इन 7 डेज, वो तो मंथली भेजते थे ना, 15वें दिन अगले महीने की, इसमें 7 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर को रिपोर्ट भेजी जाती है। वैल्यू मैटर नहीं करती कि कितने की ट्रांजैक्शन हुई है, इवन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी किसी ने की है कि कुछ लॉकर में बैंक वालों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो सारी रिपोर्ट विद इन उस ट्रांजैक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर भेजी जाती है एफआईयू इंडिया को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंडर द पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो भी आपकी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उन्हें ऑब्लिगेशन है कि उन्हें सारे
रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं ट्रांजैक्शन के बाद कितने टाइम तक, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 साल तक, अकाउंट क्लोज होने के 5 साल बाद तक, ट्रांजैक्शन होने के 5 साल बाद तक, फेल्ड ट्रांजैक्शन है तो भी 5 साल बाद तक डेटा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर बैंक ये सब नहीं मानते, बैंक बोलता कि ये तो बहुत ज्यादा बर्डन है, हम तो नहीं मानते इन सब चीजों को, तो सबसे पहले FIU डायरेक्टर रिटर्न वार्निंग भी दे सकता है या उन्हें डायरेक्ट कर सकता है कि तुम ये मेजर्स लो, ये करो और जो भी तुमने एक्शन लिया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करो। ठीक है। या फिर मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकता है पर वायलेशन, हर गलती पे 10,000, मैक्सिमम अप टू 1 लाख पर वायलेशन भी लग सकता है। अगर आप रिपोर्ट भी नहीं भेजते ना टाइम पे, उसे भी वायलेशन माना जाता है। उसके बाद बैंक की ना कुछ सीक्रेसी की ऑब्लिगेशन होती है। बैंक को कोई भी डेटा रिवील नहीं करना होता है, अपने कस्टमर्स का डेटा को प्राइवेसी मेंटेन करनी है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे बैंक डेटा पब्लिकली रिवील कर सकता है अपने कस्टमर्स का। पहले जहां पे लॉ के अंतर्गत कंपल्शन है वहां पे भी रिवील कर सकता है। उनकी ड्यूटी के है पब्लिक के प्रति, अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, कुछ ऐसे गड़बड़ हो रही है, वहां पे भी पब्लिक के प्रति ड्यूटी है, वहां पे भी डेटा वो रिवील कर सकते हैं। अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए भी डेटा रिवील कर सकते हैं। ठीक है। बैंक्स आपस में डेटा शेयर करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को डेटा देते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो उस लिए भी दे सकते हैं। या फिर जहां पे कस्टमर का एक्सप्लिसिट कंसेंट हो कि ठीक है आप मेरा डेटा शेयर कर सकते हो, वहां पे डेटा शेयर किया जाता है। अदरवाइज कोई किसी की बीवी बोले, भाई बहन बोले आके हमारे पति का अकाउंट दिखाओ, आके हमारे भाई का अकाउंट दिखाओ, बहन का अकाउंट दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ KYC की। KYC जो है इसका मास्टर जो डायरेक्शंस आया था, KYC डायरेक्शंस 2016 के अंडर आया है। सारे बैंक्स या जो एंटिटीज रेगुलेटेड बाय RBI हैं उन्हें इन्हें फॉलो करना है। जो ब्रांचेस हैं, मेजॉरिटी ओन सब्सिडरीज हैं, चाहे वो अब्रॉड में हैं, उन्हें भी इन्हें फॉलो करना है। कोई फॉरेन वाले इंडिया में आके काम कर रहे हैं बैंक्स, उन्हें भी इन्हें फॉलो करना है। अगर फॉरेन वाली और इंडिया वाली में फ़र्क है नॉर्म्स में, तो जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उन्हें फॉलो करना है। ठीक है। अब KYC में आप क्या करते हो, आपकी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है कि किसे आपने एज अ कस्टमर एक्सेप्ट करना है, किसे नहीं करना है। कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर होना ज़रूरी है, और कहीं कहीं पे ऑल्टरनेट मोड्स भी अवेलेबल है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की। तो सबसे पहले बैंक्स जो हैं उसी कस्टमर का अकाउंट खोल लेंगे अपने यहाँ पे जो ड्यू डिलिजेंस करता है, जो कागज मांगो दे देता है। बेनामी ट्रांजैक्शंस के लिए बेनामी नाम से कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। ठीक है। अगर कोई किसी और के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, मैं खुद नहीं अकाउंट ऑपरेट कर रही हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई और अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, तो मेरा भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगा, सामने वाले का भी होगा। कोई मना करेगा तो उसका अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है। जो RBI की सैंक्शन लिस्ट में आते हैं, वो अलकायदा दाइश वाली जो लिस्ट है UNSCC, उनके अंडर जो आते हैं उनके अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। पैन कार्ड का वेरिफिकेशन ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्म नंबर 60 लगता है बहुत सारी कंडीशंस में। ई सिग्नेचर वेरीफाई करना ज़रूरी है, जहाँ पे ई सिग्नेचर आता है। और अगर कोई जॉइंट अकाउंट खोलता है, 3 जनों का अगर जॉइंट अकाउंट है, तो तीनों का KYC होगा। ठीक है। लेकिन आपके KYC के नॉर्म्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो बेचारे गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें नुकसान हो, वो बेचारे अकाउंट ही ना खोल पाए। ठीक है। तो कस्टमर की जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, आप उसकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन देखते हो, रिलायबल सोर्स होना चाहिए। कोई भी पर्सन अपना अकाउंट खोलता है, उसे तो अपना KYC करवाना ही करवाना है। कोई नॉन अकाउंट होल्डर अगर इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफर कर रहा है, एक बार ही भी ट्रांजेक्शन करता है, उसका भी जो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भेज रहा है, बेच रहा है, SBI मान लो म्यूचुअल फंड बेचता है, तो अकाउंट नहीं खोल रहा बंदा, चाहे सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, तो भी KYC जरूरी है। कोई वॉक इन कस्टमर आता है, ठीक है, 50,000 या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करता है, उसका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई जानबूझ के इस तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहा है कि 50,000 ना हो, कभी वो 39,000 की ट्रांजैक्शन कर रहा है, कभी वो 49,999 की ट्रांजैक्शन कर रहा है, ऐसे कोई इंटेंशनली गड़बड़ करने की कोशिश करे, सबका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होता है।
अब आप कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में क्या करते हो, आप पहले उसके आइडेंटिफिकेशन करते हो, पूछते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप अकाउंट किस पर्पज से खोलना चाह रहे हो, आप मेजर क्या एक्टिविटी क्या करते हो, ऑक्यूपेशन क्या है आपकी, आप कौन से मोड ऑफ पेमेंट यूज करोगे, आपका सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सोशल फाइनेंशियल स्टेटस हम क्यों पूछ रहे हैं, रिस्क कैटेगराइजेशन करने के लिए कि हाई रिस्क कस्टमर है, लो रिस्क कस्टमर है, ठीक है, मीडियम रिस्क कस्टमर है। तो ये सारी चीजें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में की जाती हैं, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल है, अगर वो खुद भी अकाउंट ऑपरेट करेगा, ठीक है, या वो बेनिफिशियल ओनर है किसी लीगल एंटिटी का, या वो सिग्नेटरी है ऑथराइज्ड, या किसी को पावर ऑफ अटर्नी मिली है उस अकाउंट के लिए, सबकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। अगर मेरा अकाउंट कोई और मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर मैंने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी है, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरी है इंडिविजुअल के केस में। सबसे पहले मांगे जाते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, ठीक है। मनरेगा के तहत जो आपको जॉब कार्ड मिलता है वो आप दे सकते हो, जो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री का जो लेटर आता है वो आप दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप जमा कर सकते हो। फिर आपकी रीसेंट साइट फोटो लगती है, रीसेंट फोटो लगती है, आपका पैन कार्ड लगता है अकाउंट खुलवाते हुए, और जो भी अलग अलग अकाउंट्स के लिए जो जो अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लगाए जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी अ बैंक नीड्स टू इंक्लूड पर्सन अवेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। कहते हैं कौन सी सर्विस लेने वालों का केवाईसी होगा। अकाउंट खोलते हुए तो होगा ही होगा, अकाउंट खोलना है, केवाईसी होगा होगा। अगर आपके बैंक से कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, उसका भी होगा। कोई रेमिटेंस कर रहा है, एक ही बारी कर रहा है, किसी को पैसे भेज रहा है, चाहे एक ही बारी रेमिटेंस यूज कर रहा है, उसका भी केवाईसी होगा। तो सबका ही इसमें केवाईसी होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपडेटेड एड्रेस, अगर मान लो कि जो आपने अपना प्रूफ दिखा उसमें कोई और एड्रेस है, लेकिन अब आप कहीं नई जगह शिफ्ट हो गए, उसका एड्रेस डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे। तो या तो आप अपना कोई 3 महीने 2 महीने पुराना यूटिलिटी बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, वो जमा करवा सकते हो कि देखो ये मेरे नाम से बिल है यहाँ का लोकल, ठीक है। आपकी कोई टैक्स रिसीट है, जो आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है उसकी रिसीट दे दो। कोई पेंशन पेमेंट ऑर्डर है आपका उस एड्रेस के नाम का, वो दे दो। कहीं आपको सरकारी, आपका जब ट्रांसफ़र हुआ आपको सरकारी एकोमोडेशन मिली है, तो लेटर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो आप जमा करवा दो, ठीक है। तो ये आप जमा करवा सकते हो, लेकिन फिर 3 महीने के अंदर अंदर अपने जो आईडी प्रूफ है उन्हें अपडेट करो नए एड्रेस के साथ। लेकिन टाइम बिंग के लिए आप ऐसे चला सकते हो, लेकिन बाद में 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपने आईडी प्रूफ में भी अपना जो एड्रेस है अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर आप आधार बेस्ड केवाईसी करवाते हो, आप लोग तो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि अगर आधार को बेस रखते हुए अगर आप केवाईसी करवाते हो तो कस्टमर का रिटर्न कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आधार बेस्ड केवाईसी करने के लिए, ठीक है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है उनका। अगर अगर आप उनका आधार कार्ड लेते हैं तो ये रिडैक्ट करना ज़रूरी है। ये पूरा आधार कार्ड नंबर आप अपने सिस्टम में नहीं सेव करेंगे, आप ये रिडैक्ट करके ऐसे हटा के सिर्फ ये आखिरी के 4 नंबर ही सेव करेंगे, ठीक है। अगर आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, जहां वो पर्सन अब रह रहा है वहां पे एड्रेस डिफरेंट है, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो पर्सन दे सकता है कि अभी मेरा एड्रेस डिफरेंट है, ठीक है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन वगैरह होती है, ई केवाईसी भी आधार को यूज करके हो सकता है। अब कोई नॉन फेस टू फेस कस्टमर है आपका, उसने अकाउंट खोला है, उसने बैंक में आके अकाउंट नहीं खोला है, नॉन फेस टू फेस कस्टमर है, तो उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन देखनी पड़ती हैं। अगर मैं नॉन फेस टू फेस कस्टमर हूँ, मैंने जाके अकाउंट नहीं खुलवाया है, सबसे पहली बात मेरा बैलेंस कभी भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। साल में मुझे 2 लाख से ज़्यादा मैं उस अकाउंट में जमा नहीं करवा सकती हूँ। अगर मैं नॉन फेस टू फेस कस्टमर हूँ और मैं लोन लेना चाहती हूँ तो मुझे सिर्फ टर्म लोन मिलेगा मैक्सिमम 60,000 का, ठीक है। और ये 1 साल के अंदर अंदर मेरे को नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उस टाइम तो बैंक ने मेरा नॉन फेस टू फेस अकाउंट खोल दिया, लेकिन बाद में 1 साल के अंदर अंदर मुझे प्रॉपर सारी
जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, जो सिग्नेचर, सब कुछ करना पड़ेगा बैंक में जाके, और मुझे ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है ऐसा अकाउंट खोलते हुए कि मैंने ऐसा अकाउंट कहीं और नहीं खुलवाया है। ठीक है। तो अगर हम अब केवाईसी वगैरह की बात करें, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो करनी पड़ती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है मान लो, अभी तक तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अगर सोल प्रोप्राइटर है, एक ही पर्सन है, वो बिजनेस चलाता है, जैसे दुकान वगैरह चलाते हैं, तो पहली बात तो प्रोप्राइटर का जो सीडी है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, और ये जो लिस्ट दे रखी है, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट उसे जमा करवाने पड़ते हैं। मजबूरी हो तो कई बार बैंक एक डॉक्यूमेंट से भी चला लेता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो दुकान का, कोई सेल इनकम टैक्स रिटर्न है दुकान का, कोई वैट जीएसटी सर्टिफिकेट, कुछ भी बिल वगैरह है, वो आप जमा करवा सकते हो अगर आप अपने सोल प्रोपराइटर फर्म के नाम पे अकाउंट खोलना चाहते हो। अगर कंपनी अकाउंट खोलना चाहती है तो उसे अलग से क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का पैन नंबर, जो उस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर्स हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं, बेनिफिशियल ओनर के पर्टिकुलर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन, ठीक है, और जो भी बेनिफिशियल ओनर हैं उनके भी केवाईसी होगा। जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, कंपनी तो खुद साइन नहीं कर सकती, किसी को अथॉरिटी मिलती है, उनका केवाईसी, मैनेजर, ऑफिस के एम्प्लॉयज जिन्हें अटर्नी की पावर है, कंपनी के बिहाफ पे जो लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सबका केवाईसी होता है यहाँ पे। ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहता है तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड दो, पैन अकाउंट नंबर दे दो पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है। कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं पार्टनर्स के, वो लगेंगे। कोई भी बेनिफिशियल ओनर हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे। जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है फर्म में, उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगेगा, ट्रस्ट डीड लगेगी। ट्रस्ट का अगर पैन है ठीक है, नहीं तो फॉर्म नंबर फिर 60 भरवाया जाता है। जो भी बेनिफिशियल ओनर हैं जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, सबके डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब मैंने बार बार वर्ड यूज किया है बेनिफिशियल ओनर का केवाईसी हो। बेनिफिशियल ओनर का क्या मतलब होता है? कंपनी के केस में जिसे कंपनी का 25% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट मिलता है या कैपिटल है जिसके पास मोर देन 25%, वो बेनिफिशियल ओनर होता है। या जिसके पास कंट्रोलिंग राइट्स हैं, मैनेजमेंट में डिसीजन ले सकता है, जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है जो बंदा, वो भी बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। पार्टनरशिप के केस में जिसके पास 15% से ज्यादा कैपिटल या प्रॉफिट है, वो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में जिसके पास कैपिटल, प्रॉफिट या प्रॉपर्टी का 15% से ज्यादा हिस्सा है, उसे बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ऑथर, उसके जो ट्रस्टी, बेनिफिशियरी जिनका 15% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट है, या जिस पर्सन के पास इफेक्टिव कंट्रोल है, उन्हें बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ना ड्यू डिलिजेंस थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनका अकाउंट खोलते हुए। ठीक है। तो जो नॉन फेस टू फेस कस्टमर होते हैं ना, उनकी जो पहली ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, द फर्स्ट पेमेंट शुड बी अफेक्टेड थ्रू द कस्टमर्स KYC complied account with another reporting entity for enhanced due diligence। तो इनको ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, कि जो फर्स्ट पेमेंट है वो कस्टमर के KYC complied अकाउंट से होएगी विद अनदर रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है। जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, अगर आपके पास अकाउंट खुलवाता है कोई मंत्री नेता, तो उसकी पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता करो, उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है पता करो, क्योंकि माना जाता है ना नेताओं के पास बहुत 2 नंबर का पैसा होता है, तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए अकाउंट खोलते हैं। अगर मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है तो म्यूचुअल फंड कंपनी मेरे पैसे कहीं रखेगी, तो कितने लोगों का पैसा पूल करके वो रखेगी, तो उनको अलाउड करता है बैंक, लेकिन एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करता है। जो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा रखते हैं अपने पास, बैंक में रखते हैं, तो वो इंटरमीडियरी हैं एक तरीके के, तो उन्हें नॉर्मली अलाउ किया जाता है। अगर मेरा मान लो लॉयर मेरे लिए अकाउंट खोलता है, मैं तो सिंगल क्लाइंट हूँ उसकी, तो यहाँ पे मेरी आइडेंटिफिकेशन बैंक को कराना जरूरी है, सिर्फ वो लॉयर के काम से बात से काम नहीं चलेगा।
ठीक है। अगर कोई लॉयर आके बोल देता है कि नहीं मैं तो कॉन्फिडेंशियल रख सकता हूँ डेटा, मैं तो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं अपने कस्टमर का नाम पता नहीं बता सकता, तो बैंक बोलेगा ठीक है हम तो आपका अकाउंट नहीं खोल सकते हैं फिर। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। कुछ केसेस में ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट को कम किया गया है कि इन्हें ज़्यादा परेशान ना करो। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है, वो बोलता है कि हमें अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट खुलवाना है, तो सिर्फ इसमें जो ऑफिस बियरर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में किसी पोस्ट पे हैं, उन्हीं का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगा। सबका करना ज़रूरी नहीं है, सारे मेंबर्स का करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्रेडिट लिंकिंग करना चाहता है अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट की, वो एसएचजी क्रेडिट लिंकिंग करना चाहता है, फिर सबकी एसएचजी की सब मेंबर्स की कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगी, चाहे वो मेंबर हैं चाहे ऑफिस बेयरर हैं, फिर सबकी होगी अगर क्रेडिट लिंकिंग है। अदरवाइज नॉर्मली सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिर्फ ऑफिस बेयरर्स का सीडीडी होता है, सबका नहीं होता है। फिर जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में पढ़ने, वो खोलते हैं अपना एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और प्रूफ के तौर पे उन्हें पासपोर्ट देना पड़ता है अपना, ठीक है। और जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है वहाँ का लेटर देना पड़ता है कि ये मेरा लेटर एडमिशन है, ये लो मेरी फोटो, जहाँ से मैं आया हूँ ये वहाँ का एड्रेस, ठीक है। तो अभी तो आरबीआई ने बोला है कि पासपोर्ट के बेसिस पे और आप उसका अकाउंट खोल दोगे, एनआरओ अकाउंट, चाहे प्राइवेट बैंक में खोल दे चाहे पब्लिक बैंक में खोल, ठीक है। और अकाउंट खोलने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपने लोकल एड्रेस का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। जब तक वो ये लोकल एड्रेस का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, वो फॉरेन रेमिटेंस नहीं कर सकते हैं $1000 से ज़्यादा की, एंड कैन बी क्रेडिटेड एंड इट शुड नॉट एक्सीड 50,000, मतलब ये इन रुपीज़ अमाउंट 50,000 से ज़्यादा की रेमिटेंसेज उस अकाउंट में से नहीं अलाउड होती हैं जब तक वो लोकल एड्रेस का प्रूफ नहीं दे देते हैं अपना, ठीक है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से बच्चा आया है तो उसका अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई का प्रायर अप्रूवल जरूरी है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। अदरवाइज फॉरेन से बच्चा पढ़ने आया है, एनआरओ अकाउंट खोलेगा, पासपोर्ट दिखाएगा अपना, अपनी फोटो वगैरह लगाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर अपना लोकल एड्रेस भी लगा देगा, ठीक है। लेकिन रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंस कितने की अलाउड होंगी? $1000 या मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा इन रुपीज 50,000। अब एक टाइप के अकाउंट होते हैं स्मॉल अकाउंट्स, ठीक है। अगर कोई गरीब है बेचारा और पिछड़े तबके से है, उसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो बिना ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के अपना स्मॉल अकाउंट खोल सकता है, और उसके 12 महीने के अंदर अंदर उसको अपना ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बैंक को प्रेजेंट करने हैं। अगर उसकी कोई मजबूरी है तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड करके उसको 12 महीने और दे दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 24 महीने ही होते हैं, उसके बाद उसे अपने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करवाने ही करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में वो पर्सन क्या करेगा, अपनी कस्टमर अपनी डिक्लेरेशन करेगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाएगा, सेल्फ डिक्लेयर करेगा कि ये मेरा एड्रेस है, खुद ही उस पर सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा। उसके साइन करते हुए कोई बैंक का जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है उसका वहां पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। लेकिन अब ये बिना ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के, एक तो था नॉन फेस टू फेस कस्टमर, ये क्या है जिसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वो क्या करेगा, मैक्सिमम 1 साल में उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो सकते हैं इन टोटल, ठीक है। और विड्रॉल और ट्रांसफर वो 10,000 से ज्यादा का एक समय पे नहीं कर सकता है। किसी भी समय उसके अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 50,000 गिनते हुए हम वो सब ऐड नहीं करेंगे जो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी आती है, सरकार की तरफ से कोई पैसा आता है, वो इस 50,000 में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। और फौरन पैसा भेजना तो ऑब्वियसली इस अकाउंट से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर हमारे बैंक को ये ध्यान रखना है कि कस्टमर लेवल की जो केवाईसी और मॉनिटरिंग सही से हो। एक बंदे की मल्टीपल आइडेंटिटीज नहीं होनी चाहिए बैंक में। तो एक जो पर्सन जब अपना अकाउंट खुलवाता है उसे यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड दे दिया जाता है, ठीक है। तो एक पर्सन का एक ही आइडेंटिटी होना चाहिए आपके बैंक में, मल्टीपल आइडेंटिटीज नहीं होने चाहिए, ओके। अब जो ऑलरेडी कस्टमर एग्जिस्टिंग हैं उन्हें लो जो रिस्क के कस्टमर हैं उनकी 10 साल में होती है
केवाईसी दोबारा, मीडियम वालों की 8 साल में दोबारा रीचेक होता है, अपडेशन होती है, हाई वालों की हर 2 साल में अपडेशन होती है। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप CDD इज इनकरेक्ट। CCD जो हमारे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, गलत लिखा है यहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसके रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो सिर्फ ऑफिशियल बेरर का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, बिल्कुल सही। अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना है, सारे मेंबर्स का क्या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड है। अगर क्रेडिट लिंकिंग कराते हो SHG की, तो क्या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इवन मेंबर्स का भी होता है, ऑफिस बेरर्स का भी होता है? तो स्टेटमेंट गलत कौन सी है? बी, कि नॉर्मल अगर सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो सिर्फ ऑफिस बेरर का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगा, सबका नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो एक इंडिविजुअल कस्टमर है, ठीक है, और उसका अपडेशन का टाइम आया। अगर उसकी KYC इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे देता है। अगर उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो भी वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे देता है। लेकिन अगर माइनर का अकाउंट है, अब वो माइनर से मेजर हो चुका है, तो उसे फ्रेश फोटोग्राफ देनी पड़ेंगी, फ्रेश KYC करना पड़ेगा। ठीक है, और कस्टमर इंडिविजुअल के अलावा कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट है, कोई भी है, तो अगर तो KYC इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई फिर तो कर दो सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, कुछ भी चेंज हुआ है, तो जैसा नया अकाउंट खोलते टाइम पे KYC होता है ना, दोबारा से होता है, इंडिविजुअल के अलावा अगर किसी का अकाउंट है। और इसके अलावा क्या मेजर रिक्वायर्ड है एक बैंक के अंदर? बैंक को ध्यान रखना है कि सारे जो डॉक्यूमेंट हैं एज पर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट हों। अगर किसी ने जो अपने डॉक्यूमेंट रखे थे वो एक्सपायर हो गए, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस दिया था वो एक्सपायर हो गया, तो फिर फ्रेश KYC होता है अगर डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए। पैन डिटेल्स को भी वैलिडेट करवाया जाता है। जब आपको KYC डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको कस्टमर को देनी है। ठीक है, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ एक्सपायर हो उन्हें प्रॉम्प्टली अपडेट किया जाए। और ये जो अपडेशन है ये किसी भी ब्रांच पे होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अब तमिलनाडु से हूँ, अभी मैं यहाँ दिल्ली में रहूँ, तो फिर वहाँ पे मुझे दोबारा से तमिलनाडु में जाके KYC की वो सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ रही है। किसी भी ब्रांच से अलाउड होना चाहिए बैंक की, और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है हमें। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई मीडियम रिस्क कैटेगरी कस्टमर। कौन सा इसमें से हाई मीडियम रिस्क कैटेगरी का नहीं है? मान लो इसमें से हमने देखना है लो रिस्क कैटेगरी का कौन है। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, बिजनेस विद हाई टर्नओवर, या फिर इंडिविजुअल्स विद इजीली आइडेंटिफाइबल एंटिटीज एंड सोर्स ऑफ वेल्थ। जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जो आइडेंटिटी है वो आसानी से समझी जा सकती है, जिनका सोर्स ऑफ वेल्थ आसानी से समझा जा सकता है, वो हाई या मीडियम रिस्क कस्टमर नहीं है, वो लो रिस्क कस्टमर है। ठीक है, फिर जहां पे आपके पास पैन कार्ड नहीं है वहां पे आप फॉर्म नंबर 60 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 60 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट भी जमा करवा सकते हैं। अब एक तो नॉर्मल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का प्रोसीजर होता है जिसमें आप जाते हैं बैंक और सारा अपना कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करने के, जिसमें से एक है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बाय थर्ड पार्टी, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, या फिर डिजिटल KYC। तो नॉर्मल CDD के अलावा भी ये कुछ तरीके हैं। तो जो आपका थर्ड पार्टी वाला CDD होता है, बैंक किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर देता है कि आप कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करके हमें डेटा दे दो। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी की नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाए बैंक की जिम्मेदारी है, और ये रिलायबल थर्ड पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, फिर वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है कि जैसे अभी मैं एक कैमरा सेटअप करके आप सामने बैंक में अपना कैमरा और सब कुछ सेटअप करके मुझसे ऑन वीडियो कॉल मेरा आइडेंटिफिकेशन करवा लें। लेकिन अगर आपको लगता है पीछे से कहीं से भी प्रॉम्प्ट आ रहा है और कहीं मेरा फॉरेन का VPI वो एड्रेस है, IP एड्रेस है, तो आप फिर मेरे साथ वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके तो फिर वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। कोई नया कस्टमर भी हो वो भी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। कोई अपने नॉन फेस टू फेस मोड को
चेंज करके ओटीपी बेस्ड आधार ई केवाईसी करना चाहता है, वो वीडियो बेस्ड कर सकता है। कोई अपने केवाईसी की अपडेशन करना चाहता है, वो भी वीडियो बेस्ड हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स आर एप्लीकेबल व्हेन आधार नंबर इज यूज्ड फॉर केवाईसी। हमने वो किया था ये अभी कि आधार को अगर आप यूज करते हो केवाईसी करने के लिए, आधार बेस्ड केवाईसी है, तो कौन से नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। कहते ये रिटर्न या ओरल कंसेंट के साथ हो सकता है। नो, रिटर्न कंसेंट के साथ होता है, ओरल कंसेंट के साथ नहीं होता आधार बेस्ड केवाईसी। ठीक है, इट कैन बी रीडैक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। रीडैक्ट करना कंपल्सरी है, आखिरी के 4 अक्षर दिखें ये कंपल्सरी है, बाकी का सारा छुपाना कंपल्सरी है, ये भी गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, इफ अ कस्टमर प्रोवाइड्स अ करंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द आधार रिकॉर्ड्स, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स इज रिक्वायर्ड। नहीं, जहां पे आधार बेस्ड केवाईसी होता है वहां पे यूटिलिटी बिल्स की जरूरत नहीं है, वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन से भी चल जाता है। तो आंसर है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब जो हम वीडियो बेस्ड जो हम करते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, उसमें इन हाउस बैंक के पास टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सिक्योर्ड नेटवर्क डोमेन होना चाहिए, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग का जीपीएस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डेट टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए, फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, और कस्टमर का कंसेंट भी आपको ऑन रिकॉर्ड लेना है। ठीक है, फिर प्रिवेंट कनेक्शन फ्रॉम आईपी एड्रेस आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के आउटसाइड कोई पर्सन का आईपी एड्रेस शो होता है, उससे आपको वीडियो कॉल बेस्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, फिर बात आती है डिजिटल केवाईसी की। ये भी एक तरीका है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करने का। इसमें क्या होगा, इसमें बैंक रिक्वायर्स बैंक ऑफिसर्स टू मीट द कस्टमर इन पर्सन। इसमें कस्टमर और बैंक के जो पर्सन है वो एक जगह पे मिलेंगे। उनकी लोकेशन हो सकती है, कस्टमर की लोकेशन हो सकती है। यहाँ पे इवन बैंकिंग जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसकी भी सर्विसेज ली जा सकती। ठीक है, तो वो बताएगा यहाँ पे आ जाओ, तो एक म्यूचुअल जगह पे मिलते हैं, लाइव उसी टाइम पे बैंक वाला सामने वाले की फोटो लेता है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखता है, वेरीफाई करता है, ओटीपी वैलिडेशन करवाता है, और आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है डिजिटल केवाईसी के अंदर। ठीक है, फिर ई केवाईसी सर्विस ऑफ यूआईडीएआई आधार। अब देखो, आपका सारा डेटा किसके पास है, आधार वाला यूआईडीएआई के पास। तो जो बैंक हैं वो केयूए अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं यूआईडीएआई के साथ, केवाईसी यूजर एजेंसी अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं वो। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर कोई पर्सन आया बैंक में अपना आधार का डेटा, अब आप सारा बायोमेट्रिक ना करो, आप उस पर्सन से का सिर्फ आधार का नंबर ले लो, वो आधार का नंबर अपने सिस्टम में डालो और सारा डेटा बैंक के पास आ जाएगा। लेकिन ये डेटा का एक्सेस कब मिलता है, जब उन्होंने यूआईडीएआई के साथ केयूए अग्रीमेंट साइन किया हुआ। ठीक है, तो ये भी आजकल अलाउड है कि हर जगह जा जाके डेटा देने की थंब इम्प्रेशन जरूरत नहीं है, ये एक नंबर आप बताते हो, फिर वो बैंक अपने आप कनेक्ट करके सारा डेटा आपका रिट्रीव कर लेता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री है। जितना भी केवाईसी का डेटा है बैंक्स के पास या जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज के पास डेटा है, वो किसके पास रहता है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री के पास रहता है। तो ये किसको केटर करता है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, ये जिन जिन को रेगुलेट करते हैं, जो भी केवाईसी डाटा जनरेट होता है यहाँ पे रहता है। ठीक है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। तो इस टाइम पे सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री कौन है, सरसी, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारी इस टाइम पे सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री है। तो पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड करना है तो अलग से केवाईसी करवाओ, बैंक अकाउंट खोलना है अलग से केवाईसी कराओ, इंश्योरेंस करानी है अलग से केवाईसी कराओ। अब सारा डेटा सेंट्रल केवाईसी के पास है, वो अपने आप बैंक रिट्रीव कर लेता है वो आपका डेटा। ठीक है, फिर बैंक्स को रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी केवाईसी के सब कुछ डेटा है, सारे आपको पता है ट्रांजैक्शन 5 साल तक रखनी पड़ती हैं, हार्ड कॉपी रखो, सॉफ्ट कॉपी रखो, लेकिन अच्छे से रिकॉर्ड मैनेज करना ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन्ड बाय एनआरआई स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो आरबीआई ने ये बात बोली है कि जो भी एनआरआई स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं अपने पासपोर्ट को एज आईडी प्रूफ यूज। ठीक है, फिर बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिजिटल केवाईसी। डिजिटल केवाईसी के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? इस प्रोसेस में अभी हम पढ़ के हटे ये डिजिटल केवाईसी, बैंक का ऑफिसर या फिर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जाके कस्टमर को मिलता है। बिल्कुल सही। ठीक है, कस्टमर के पास ओरिजिनल वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही, कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। कहते इट कैन बी कैरिड आउट एट द लोकेशन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिशियल और द कस्टमर। या तो ऑथराइज्ड ऑफिशियल अपनी जगह पे बुला लेगा या कस्टमर अपनी जगह पे बुला लेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं यूसीआईसी की। कहते हैं यूसीआईसी इज अलॉटेड टू द कस्टमर, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड helps a bank to identify the customer, track the facilities availed by them, monitor their financial transactions in a holistic manner and enable banks to have a better approach to risk profiling. अब मैं अगर एसबीआई में अकाउंट खुलवाती हूँ तो मेरा एक यूसीआईसी नंबर होगा। अगर मैं दूसरा अकाउंट खुलवाती हूँ, वहां पे एफडी करवाती हूँ, सेम इसी यूसीआईसी नंबर के अंडर मेरा डेटा रहेगा। ठीक है, तो सारा डेटा इस यूसीआईसी नंबर के तहत मेरा रहेगा। उससे क्या होगा, वो मेरी अच्छे से रिस्क प्रोफाइलिंग कर पाएंगे। उन्हें पता होगा मेरी सारी एक्टिविटीज का, ये ना कि इस सेविंग्स अकाउंट में कुछ चल रहा है, इस करंट अकाउंट में कुछ चल रहा है। अब बैंक को पता है कि यही एक कस्टमर है। तो कहते हैं यूसीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूसीआईसी की फुल फॉर्म है यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। कार्ड नहीं है, कोड है। यूनिवर्सल नहीं, यूनिक कस्टमर। हर एक बैंक के हर कस्टमर को यूसीआईसी मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा मिले, और अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे साथ के साथ जैव फाउंडेशन सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम हर रोज़ शाम को 7 बजे आपके लिए 10-15 मिनट का एक टॉपिक लेके आते हैं। इसके अलावा हमने एक जैब अभ्यास सीरीज स्टार्ट की है, प्लेलिस्ट आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के ए, बी, सी और डी मॉड्यूल का एक एक सेशन है। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन हर मॉड्यूल में से करवाए गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।